हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत होगा फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। मेरे स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आज आप लोग सॉल्व करना सीखेंगे एक्सरसाइज 59। आज के इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 59 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए, आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे सबसे ऊपर में आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा डायरेक्शन। तो पढ़ लेते हैं इसके डायरेक्शन को और पता कर लेते हैं जो नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों का करना क्या है। तो पढ़िए डायरेक्शन को, पढ़िए तो कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स। कह रहा है कि जो खाली स्थान है उसे भर दीजिए। ये जो खाली स्थान आप देख रहे हैं ना यहाँ पे है ना, इन खाली स्थानों को कह रहा है कि भर दीजिए। और किससे भर दीजिए, तो आगे लिखा हुआ विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। किससे भर दीजिए, तो कह रहा है प्रीपोजिशन से इन खाली स्थानों को भर दीजिए। और ये प्रीपोजिशन आपको कहाँ पे दिखेंगे, तो ये देखिए जो ब्रैकेट के अंदर है ना, सब में आपको सब सेंटेंसों के सामने आपको ब्रैकेट के अंदर दो दो वर्ड दिख रहे होंगे। ये सब के सब क्या है, प्रीपोजिशन है। इन्हीं प्रीपोजिशन से क्या करना है, इन खाली स्थानों को भर देना है। एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि इसमें तो दो है ना, तो दोनों तो नहीं भराया जाएगा ना, दो में से कोई बिल्कुल एक प्रीपोजिशन जो होगा ना वो इसका सही आंसर होगा। उस सही प्रीपोजिशन को इसमें क्या करना है, भर देना है। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 पढ़िए तो कह रहा है शी इज राइटिंग डैश अ पेन। ऑप्शन है या तो बाय आएगा या फिर विथ आएगा। डेट मीन्स कि दोनों के दोनों प्रीपोजिशन है, बाय या विथ। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो हो जाएगा विथ। अब समझ लीजिए, कहते हैं कि जब कोई काम किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट से हो, जैसे कि यहाँ पे जो काम हुआ वो किससे हुआ, पेन से हुआ है। तो पेन को आप या तो टूल कह लीजिए या फिर इंस्ट्रूमेंट में रख सकते हैं। तो पेन से हुआ है काम, तो इसलिए क्या करेंगे, प्रीपोजिशन विथ यूज कर लेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रीपोजिशन विथ आ जाएगा, क्योंकि काम यहाँ पे किससे हुआ है, तो पेन से आया। और पेन को क्या कहते हैं, टूल या इंस्ट्रूमेंट में इसको रखते हैं। सेंटेंस नंबर 2 पर है तो कह रहा है शी वॉज टाउट डैश मी। अब यहाँ पे क्या है, ये ना एक पैसिव फॉर्म का स्ट्रक्चर है। डेट मीन्स कि पैसिव सेंटेंस, जैसे कि ये देखिए वाज और टाउट, ये आपको किस में दिखता है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर जनरली होता है वो क्या होता है, उसमें बाय यूज़ किए जाते हैं, नहीं वर्ब का थर्ड फॉर्म और उसके बाद बाय यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा ये बाय। टू नहीं होगा बल्कि बाय भर लेंगे। तो लिख लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा और इसको पढ़ लेंगे इस तरीके से, शी वॉज टाउट बाय मी। शी वॉज टाउट बाय मी, ये एक पैसिव फॉर्म का सेंटेंस था। ठीक है, सेंटेंस नंबर यदि 3 पढ़े तो कह रहा है ही विल कम डैश अ मंथ। ऑप्शन आपके लिए है फॉर और विद इन। तो इसमें जो बिल्कुल सही प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो आएगा विद इन। अब समझ लीजिए विद इन का यूज़ क्या होता है। विद इन का यूज़ होता है कि जब आपको ये कहा जाए कि जैसे कि यहाँ पे इसका मीनिंग यदि आप क्लियर कर ले, कह रहा है कि शी विल सॉरी सी ने के लिखा हुआ है ही विल कम विद इन अ मंथ। डैट मीन्स कि कह रहा है कि वह ना एक महीने के अंदर आ जाएगा। डैट मीन्स कि एक महीने में उसको आना ही आना है। डैट मीन्स कि विद इन का मतलब होता है के अंदर। जैसे कोई टाइम बना गया, जैसे टाइम कितना दिया गया है, 1 मंथ का, एक महीने का टाइम है, तो उसके अंदर वो आ ही जाएगा। नहीं, तो इसलिए विद इन का क्या करते हैं, यूज़ भी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर यूज नहीं होगा यहाँ पे, के लिए। ये नहीं कि वो कह रहा है कि हाँ एक महीने के लिए वो आ रहा है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि कह रहा है कि वो एक महीने में आ जाएगा। तो ही विल कम विद इन अ मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीपोजिशन हो जाएगा विद इन। सेंटेंस नंबर 4 पढ़ ले तो कह रहा है शी कट द एप्पल डैश अ नाइफ। अब देखिए यहाँ पे भी जो एप्पल को कट किया गया है ना, ये जो एप्पल है इसको काटने का काम किससे किया गया है, तो नाइफ से। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी किसका यूज़ है, टूल का यूज़ हो रखा है। टूल का यूज़ है, इसका मतलब फिर से प्रीपोजिशन क्या आएगा, विथ आएगा। और यहाँ पे लिख लेंगे प्रीपोजिशन टू विथ लिख कर सही बोल लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी कट द एप्पल विथ अ नाइफ। ठीक है, कि दैट मीन्स कि आपको हमेशा याद रखना है कि जब कोई काम किससे, टूल से, टी डबल एल टूल हो, या फिर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, टूल या इंस्ट्रूमेंट जब होते हैं तो उसके साथ क्या करते हैं, प्रीपोजिशन विथ का यूज़ कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एप्पल कट किया गया किसके, नाइफ से, तो प्रीपोजिशन टू आ गया, विथ आ गया। सेंटेंस नंबर 1 में राइटिंग लिखा गया था, किससे लिखा गया था, तो पेन से, तो यहाँ पे भी विथ आ गया। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक
पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 5 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 5 पढ़े तो कह रहा है कैन यू लिव डैश एयर। तो कह रहा है कि क्या आप, क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि क्या आप हवा के साथ रह सकते हैं या क्या आप हवा के बिना रह सकते हैं। तो हवा के साथ तो रहते ही है, तो ये तो क्वेश्चन नहीं बनाएगा ना। क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि आप हवा के बिना रह सकते हैं। तो यहाँ पे मीनिंग जो किसका ढूंढना है, के बिना नहीं, के बिना का चाहिए। और के बिना जो होगा ना वो किसका मीनिंग होता है, वो होता है विदाउट। विदाउट मतलब के बिना। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सही प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो हो जाएगा विदाउट। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा कैन यू लिव विदाउट एयर, कि क्या आप बिना हवा के रह सकते हैं। ठीक है। सेंटेंस नंबर 6 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको। सेंटेंस नंबर 1 एंड 1 और कौन सा 1 एंड 4 का समझने के लिए, जो 1 नंबर सेंटेंस था और 4 नंबर सेंटेंस था ना, उसको समझने के लिए इस सेंटेंस को आपको और बेहतर तरीके से समझिएगा। देखिए अब बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पढ़ लीजिए, पहले सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद बताते हैं। कह रहा लिखा हुआ द लेटर वॉज रिटेन डैश हिम डैश पेन। अब यहाँ पे दो दो प्रीपोजिशन आएंगे। तो पहला में तो आ जाएगा बाई और दूसरे में आ जाएगा विथ। अब समझिए, देखिए कि बाई और विथ दोनों कैसे आया। तो समझिए कि लेटर क्या लिखा गया है, रिटन लिखा गया है ना, क्या लिखा गया है, तो लिखा हुआ है कि लेटर लिखा गया है। ठीक है, ये नहीं लिखा हुआ है सेंटेंस किससे क्या लिखा हुआ है, द लेटर वाज रिटन, कि पत्र लिखा गया है, लेटर लिखा गया है किसके द्वारा, तो लिखा हुआ है बाय, चूंकि हिम दिया गया था ना, आपको हिम दे दिया गया, डेट मीन्स कि कोई पर्सन दिया गया है, किसी पर्सन के जरिए से लेटर को लिखा गया। तो पर्सन के जरिए से लिखा गया नहीं, तो काम करने वाला एक पर्सन आ गया, तो पर्सन दे दिया गया इसलिए बाय यूज़ कर लेंगे। क्या यूज़ कर लेंगे, बाय। लेकिन पर्सन जो है वो उससे वो खुद अकेले थोड़ी लिख ले, मतलब वो खुद ही तो नहीं लिखा जाएगा ऑटोमेटिक, पर्सन बैठा और लिख देगा, वो लिखेगा किसी चीज़ से लिखेगा ना। तो किससे लिखा, तो पेन से लिखा, तो पेन के साथ यूज़ होगा विद, पेन के साथ विथ। और चूंकि उसने लेटर लिखा है, कोई पर्सन है, इसलिए यूज होगा बाय। पर्सन ने लेटर को लिखा, व्यक्ति ने लिखा तो बाय, और किससे लिखा, तो पेन से लिखा, तो उसके साथ प्रीपोजिशन विथ। ठीक है, पर सिंपल सा बात है कि कोई चीज़ टूल या इंस्ट्रूमेंट से कोई चीज़ होगा तो विथ, और कोई पर्सन से कोई चीज़ हुआ हो तो बाय। पर्सन से तो बाय, मतलब कि व्यक्ति से हुआ हो तो बाय, और किसी चीज़ से हुई हो, किसी वस्तु से हुआ हो काम तो विथ। बड़ा सिंपल सा है, ये लॉजिक है, अच्छे से इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 7 को। 7 नंबर पढ़े तो कह रहा है यू शुड डू अकॉर्डिंग दैट रूल्स। इसका जो प्रीपोजिशन इसमें भरा जाएगा वो हो जाएगा टू। अब देखिए यहाँ से आपको बस सिंपल सा सेंटेंस को याद, सॉरी सेंटेंस नहीं बल्कि वर्ड को याद रखिएगा। इसके लिए कोई रूल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ स्पेशल ऐसे ऐसे वर्ड आते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होता है। क्या होता है, प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। तो वो वर्ड मैं आपको बताता हूँ, उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा फिक्स होता है वो भी बताऊंगा। देखिएगा जैसे आपको वर्ड दिखेगा अकॉर्डिंग, याद रखिएगा अकॉर्डिंग के साथ प्रीपोजिशन आता है टू। और सेंटेंस ये जो होता है ना एक साथ आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू, मतलब ये फिक्स होता है कि अकॉर्डिंग जहाँ भी आपको दिखेगा उसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज़ कर लीजिएगा, टू लगा लीजिएगा। तो ये बातें होती है, ये सेंटेंस इसके साथ फिक्स होते हैं। ये कोई, इसके लिए आपको कोई रूल याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा बस आपको याद करना ये है कि जैसे ही अकॉर्डिंग दिखा इसके साथ प्रीपोजिशन टू, और सेंटेंस कंप्लीट हो गया, यू शुड डू अकॉर्डिंग टू द रूल्स। ठीक है, अब यहाँ से आपको सभी इस तरीके के ही दिखेंगे, सब में आपको वर्ड याद करना है। तो अकॉर्डिंग के साथ याद रखिएगा, अकॉर्डिंग के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। वैसे ही सेंटेंस नंबर यदि 8 को पढ़े तो कह रहा आई एम प्राउड डैश माई सन। इसमें जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो भरा जाएगा ऑफ। और याद आपको रखना क्या है, तो याद ये रखना है कि प्राउड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो जब कभी आप प्राउड कहीं पे लिखा हुआ देखिए और यदि प्रीपोजिशन की ज़रूरत है वहाँ पे, तो उसके साथ हमेशा ऑफ का यूज़ कर लीजिएगा। यदि प्रीपोजिशन प्राउड के साथ कुछ और यूज़ किया गया, डेट मीन्स कि यदि प्रीपोजिशन प्राउड लिखा हुआ है और उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ न देकर कुछ और लिख दिया गया, डेट मीन्स कि वो सेंटेंस गलत है, वहाँ पे प्रीपोजिशन गलत यूज़ किया गया है। तो आपको याद ये रखना है कि प्राउड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेंटेंस नंबर 9 को पढ़ ले तो कह रहा है आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैश योर वर्क। और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है आपको विथ। तो आपको याद ये रखना है, याद रखना है कि सेटिस्फाइड के साथ प्रीपोजिशन
विथ आएगा। जब कभी आपको सेटिस्फाइड दिखेगा उसके साथ प्रीपोजिशन विथ यूज़ कर लीजिएगा। और यहाँ पे जो सेंटेंस कंप्लीट हो गया वो हो गया आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ योर वर्क। ठीक है, तो सेंटेंस नंबर 7 से मैंने आपको बताया कि अकॉर्डिंग के साथ टू आएगा, प्राउड के साथ ऑफ और सेटिस्फाइड के साथ विथ। ये याद करने की चीज़ें, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर और 14 तक, इसमें मैं आपको प्रीपोजिशन भरना बताऊं इससे पहले मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यदि बातें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। चलिए अब पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 10 को। सेंटेंस नंबर 10 पढ़े तो कह रहा है आई एग्री डैश यू डैश द पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे फिर से वही बात याद रखिएगा कि एग्री और एग्री किसी पर्सन से हुआ है ना। क्या कहा, आई एग्री डैश यू, डैट मीन्स कि किसी पर्सन से कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं आपसे सहमत हूँ। ठीक है, मैं आपसे सहमत हूँ, तो पर्सन से सहमत हो गया, एग्री हो गया, तो एग्री के साथ आपका प्रीपोजिशन पहले वाले में आएगा विथ। एग्री हुआ किससे, किसी पर्सन से, किसी पर्सन से, यू लिखा हुआ है, डैट मीन्स कि किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो आई एग्री विथ, डैट मीन्स कि एग्री का आपको कहने का मतलब ये है कि एग्री के साथ विथ भी आएगा और एक और प्रीपोजिशन आएंगे। तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एग्री के साथ डिपेंड करता है कि कब क्या हो। तो कि एग्री यदि किसी पर्सन के लिए जुड़ा गया हो तो क्या करेंगे, प्रीपोजिशन विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया कि आई एग्री विद यू, ये तो ठीक हो गया। अब किस बात पे, तो लिखा हुआ डैट पॉइंट कि कोई बात है जिसपे क्या किया गया कि वो व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति से क्या हो गया, सहमत हो गया, तो एग्री ही होगा। लेकिन प्रीपोजिशन एग्री अब इसके साथ क्या आएगा, किसी बात पे सहमत हो गया ना, किसी पॉइंट पे सहमत हो गया है, तो अब की बार आएगा प्रीपोजिशन, वो आ जाएगा, मैं ये 3 लाइनों को हटा दूँ तो आ जाएगा ऑन। ठीक है, मैं पेंसिल ले लूँ, हाँ देखिएगा, तो एग्री किसी पर्सन से हुआ तो विथ, और उसी पर्सन से किसी पॉइंट पे एग्री हुआ, क्योंकि एग्री तो माना कि कुछ बात जैसे डिस्कशन चल रहा होगा, नहीं, दो लोगों के बीच मान लीजिए कि एक पहला व्यक्ति यहाँ है, दूसरा व्यक्ति ये है, एक दूसरे में क्या कर रहा है, एक दूसरे से वो डिस्कशन कर रहा है, नहीं डिस्कशन कर रहा है और कोई बात वो एक दूसरे की सहमत हो गई, तो जो व्यक्ति सहमत हुआ, तो व्यक्ति से सहमत हुआ तो विथ, और किसी पॉइंट पे सहमत हुआ होगा, कोई बातें हो रही होंगी जिसपे वो एक दूसरे से सहमत हो गया, तो जिस पॉइंट पे सहमत हुआ तो उसके साथ आएगा एग्री ऑन। ठीक है, तो इसलिए एक बार लिखा हुआ है ऑन, क्योंकि जिस बात पे सहमति हुई तो ऑन, और उस व्यक्ति से सहमति हो गया, इसका मतलब विथ। तो पर्सन से सहमति तो विथ, पर्सन से किस बात पे सहमति हो गई, किसी पॉइंट पे सहमति हो गई तो ऑन। ठीक है, तो बड़ा छोटा छोटा अंतर है, उसको समझ लीजिएगा, ध्यान से अच्छे से समझिएगा, मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से इसको ध्यान में रखते चलिएगा। ठीक है, तो पर्सन से हो गया तो विथ, किसी पॉइंट पे हो गया तो ऑन। सेंटेंस नंबर 11 पढ़े तो कह रहा है यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑफ। अब देखिएगा, समझिएगा इसको फिर से। यहाँ पे रूल ये कहता है कि केयर, ये जो केयर है ना, केयर यदि नाउन के तौर पे यूज़ हो, इस तौर पे नाउन, तो क्या करते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ करते हैं। और वही यही केयर यदि वर्ब के तौर पे यूज़ होगा, किस तौर पे, वर्ब के तौर पे, तो यूज़ करेंगे फॉर। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये टेक केयर लिखा हुआ है ना, तो ये इसका हिंदी में क्या होता है, देखभाल। टेक केयर देखभाल, डैट मीन्स कि यहाँ पे ये एक तरीके से नाउन के तौर पे यूज़ हो रखा है। तो जब नाउन के तौर पे यूज़ है इसीलिए प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ होगा, फॉर यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, तो केयर नाउन के तौर पे जब यूज़ हो जाए तो क्या करेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ कर लेना है। सेंटेंस नंबर 12 पढ़े तो कह रहा था मर्चेंट डील्स डैश राइस। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा इन। अब बात समझना बस आपको ये है कि जब डील किसी मटेरियल के साथ हो ना, जैसे कि डील यहाँ पे मर्चेंट ने, व्यापारी ने डील किया किस में किया, राइस से किया। मर्चेंट डील हुआ किससे हुआ उसका, तो राइस के जरिए से। तो राइस में ये क्या हो गया, मटेरियल हो गया। तो मटेरियल में जब डील हो तो डील के साथ क्या लिख लेंगे, इन, डील्स इन हो जाएगा, डील्स इन। ठीक है, डील्स इन आपको याद रखना है जब वो मटेरियल में हो तो।
सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह रहा है शी हैज़ नो टेस्ट डैश म्यूजिक। अब आपको याद ये रखना है कि जब टेस्ट रहेगा ना तो टेस्ट के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फॉर। तो याद रखिएगा टेस्ट के साथ फॉर प्रीपोजिशन यूज किया जाता है। ये सब याद रखने वाली बातें हैं, इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल सा है कि टेस्ट जैसे ही आपको दिखेगा इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ करना है, यदि प्रीपोजिशन की ज़रूरत है तो, नहीं यदि प्रीपोजिशन की ज़रूरत है वहाँ पे तो प्रीपोजिशन फॉर यूज़ कर लेंगे। वैसे सेंटेंस नंबर 14 है, कह रहा है कि ही हैज़ नॉट रिप्लाइड डैश माई लेटर। अब रिप्लाइड है तो रिप्लाइड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। और याद आपको रखना ये है कि रिप्लाइड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। रिप्लाइड के साथ प्रीपोजिशन क्या आता है? टू। रिप्लाई भी लिखा हो सकता है कहीं कभी, मान लीजिए कि यदि यहाँ पे तो चूंकि रिप्लाइड है वर्ब का सेकेंड थर्ड फॉर्म यूज़ हो रखा है, लेकिन यदि मान लीजिए ओनली रिप्लाई भी रहता है REPLY रिप्लाई भी रहेगा तो भी प्रीपोजिशन क्या यूज़ करना है आपको? टू ही यूज़ करना है। ठीक है, तो रिप्लाइड यहाँ पे लिखा हुआ है तो रिप्लाइड टू हो जाएगा। ठीक है, वर्ब का फॉर्म बदलने से प्रीपोजिशन नहीं बदल जाएंगे, प्रीपोजिशन सेम ही रहेगा। रिप्लाई रहे या रिप्लाइड रहेगा, प्रीपोजिशन क्या करना है आपको? टू ही यूज़ करना है। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। देखिए अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 15 पढ़े तो कह रहा है आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब आपको याद ये रखना है कि प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगा यहाँ पे। डैट मीन्स कि मैं एक्चुअली प्रीपोजिशन इसी को बोलने वाला था, प्रीपोजिशन ये नहीं है बल्कि प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ होगा। किसके साथ यूज़ होगा? तो फॉन्ड के साथ। तो फॉन्ड के साथ ही आपको याद रखना है कि फॉन्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ किया जाएगा। फॉन्ड ऑफ। ठीक है, जब वर्ड फाउंड रहेगा तो इसके साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो आएगा ऑफ। सेंटेंस नंबर 16 पढ़ ले तो कह रहा है शी वॉज मैरिड। शी वॉज मैरिड डैश माई कज़न। तो आपको याद ये रखना है कि मैरिड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। तो याद रखना है कि मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू यूज होगा। तो यहाँ पे हो गया शी वॉज मैरिड टू माई कज़न। शी वॉज मैरिड टू माई कज़न। तो मैरिड के साथ टू। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ रहे तो कह रहा है हु आर यू वेटिंग। और वेटिंग के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है फॉर। तो याद रखना है कि वेटिंग जब भी रहेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन क्या यूज़ कर लेंगे? फॉर। वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन फॉर यूज़ करना है। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है दिस बुक कंसिस्ट 100 पेजेस। अब याद आपको ये रखना है कि कंसिस्ट के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। कंसिस्ट, ये जो है ना कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ यूज़ होगा। कंसिस्ट रहेगा वर्ड और उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ यूज़ कर लेंगे। वर्ड हो गया कंसिस्ट, उसके साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस नंबर 19 पर है तो कह रहा है आई एम नॉट जेलस डैश यू। अब जब जेलस आपको दिखेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाता है, वो आता है फिर से ऑफ। और याद रखना है कि जेलस ऑफ हो जाएगा। आई एम नॉट जेलस ऑफ यू। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। फाइनली अब आपकी स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20 पर। सेंटेंस नंबर 20 पढ़े तो कह रहा है अर्ली राइजिंग इज की डैश माई गुड हेल्थ। तो की के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। तो आपको याद ये रखना है कि की के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा। जब कभी भी वर्ड की रहेगा और की के साथ यदि प्रीपोजिशन यूज़ करना है तो प्रीपोजिशन टू का यूज़ करेंगे। एक्सरसाइज 60। आज की इस वीडियो में आज आप लोग एक्सरसाइज 60 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे ऊपर में सबसे टॉप पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ डायरेक्शन। पढ़ लीजिए इसके डायरेक्शन को और पता कर लीजिए नीचे सेंटेंसेस आप देख रहे हैं ना, इन सेंटेंसों में करना क्या है, मतलब इन सेंटेंसों का क्या करना है ये पता चल जाएगा आपको इसके डायरेक्शन से। पर डायरेक्शन को पढ़े तो कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स। आपसे कह रहा है कि जो खाली स्थान है ना उसे भर दीजिए। ये जो खाली स्थान आपको दिख रहा है, कह रहा है इन खाली स्थानों को भर दीजिए। और किससे भर दीजिए? तो आगे लिखा हुआ है विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। किससे भर दीजिए? तो कह रहा है प्रीपोजिशन से भर दीजिए। और ये प्रीपोजिशन आपको कहाँ पे दिखेंगे? तो ये ब्रैकेट के अंदर देख सकते हैं।
सब सेंटेंसों के सामने ब्रैकेट है और उन ब्रैकेटों में दो दो प्रीपोजिशन है। क्या है? दो दो प्रीपोजिशन आपको दिए गए, जिनमें से कोई एक प्रीपोजिशन बिल्कुल इसमें जो सही होगा उसको भर देना है। ठीक है, दो में से कोई एक प्रीपोजिशन जो बिल्कुल सही होगा इसमें भरना है। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए, सेंटेंस नंबर 1 को पढ़े तो कह रहा है यू शुड नॉट लाफ डैश हिम। अब आपको बस याद सिंपल सा ये रखना है कि सेंटेंस ने आपने तो पूरा पढ़ा, यू शुड नॉट लाफ डैश हिम, बट आपको याद रखने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो ये कि इस लाफ को याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि लाफ के साथ जो प्रीपोजिशन आता है, इसके साथ जो प्रीपोजिशन यूज होता है वो यूज होता है एट। कौन सा? एट। तो बड़ा सिंपल सा आप देखते हैं, लाफ देखिए कहीं भी लिखा रहेगा, और यदि वहाँ पे प्रीपोजिशन यूज करना हो तो लाफ के साथ प्रीपोजिशन एट को यूज कर दीजिए, बस सिंपल सा है। ठीक है, ये बात है। लाफ जहाँ पे दिखेगा प्रीपोजिशन यदि यूज करना है तो प्रीपोजिशन एट को यूज कर लेना है, बड़ा सिंपल सा काम हो गया। सेंटेंस नंबर 2 पढ़े तो कहें आई एम सीनियर डैश यू। आई एम सीनियर डैश यू। अब यहाँ पे भी आपको करना क्या है कि बस सिंपल सा सेंटेंस तो आपने पूरा पढ़ा, बट उसमें आपको याद रखने के लिए है वो है सीनियर, और इसके साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। तो लिख लेंगे प्रीपोजिशन टू को भर देंगे और सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे आई एम सीनियर टू यू। सेंटेंस नंबर 3 पढ़े तो कह रहा है आई प्रेफर मिल्क डैश टी। अब जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ लिया और इसमें से याद करने वाली जो बातें हैं वो ये कि इस प्रेफर को याद रखिएगा, जिसे मैंने घेर दिया प्रेफर, और प्रेफर के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू का। तो लिख लेंगे आई प्रेफर मिल्क टू टी। क्या हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट? आई प्रेफर मिल्क टू टी। सेंटेंस नंबर 4 पढ़े तो कह रहा है शी इज़ गुड डैश इंग्लिश। अब आपके लिए याद रखने वाली बात यह है कि ये जो गुड है ना, गुड, इसके साथ दो प्रीपोजिशन आते हैं। एक तो आता है टू, एक टू और एक इन, या इन सॉरी इन नहीं, या एट कहते हैं, एट या टू। तो यहाँ पे आप देखें तो एट तो है और टू नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा एट। नहीं, क्योंकि ऑप्शन में जो था वो क्या था, इन है और एट है, और मैंने कहा आपसे कि एक तो गुड के साथ यूज होता है प्रीपोजिशन टू और एक प्रीपोजिशन यूज होता है टू। तो टू तो है नहीं, तो बच क्या गया ऑप्शन, ऑप्शन बच गया एट। तो इसलिए यहाँ पे गुड के साथ जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा एट, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी इज़ गुड एट इंग्लिश। शी इज़ गुड एट इंग्लिश। ये हो गया प्रीपोजिशन, आपने 1 से लेकर 4 तक भर लिया और आपको बातें समझ में आ भी गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक करते, चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़े तो कह रहा है आई कॉन्ग्रेचुलेटेड, कॉन्ग्रेचुलेट नहीं था बल्कि कॉन्ग्रेचुलेटेड है, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम डैश हिज सक्सेस। अब इस सेंटेंस में जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये कि इस कॉन्ग्रेचुलेटेड को याद रखिएगा। तो कॉन्ग्रेचुलेटेड के साथ ना दो प्रीपोजिशन यूज होते हैं। एक तो आता है ऑन, दैट मीन्स कि कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा रहेगा, कॉन्ग्रेचुलेशन रहता है तो ऑन आता है, या फिर इसके साथ एक और प्रीपोजिशन यूज होता है फॉर। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आ जाएगा फॉर, चूँकि ऑन यहाँ पे है नहीं इसीलिए इस खाली स्थान में प्रीपोजिशन भरा जाएगा फॉर, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। ये हो गया इसका बिल्कुल सही सेंटेंस। ठीक है, प्रीपोजिशन फॉर भर कर कंप्लीट कर लिए। सेंटेंस नंबर यदि 6 को पढ़े तो कह रहा है यू शुड बी असेम्ड डैश योर कंडक्ट। अब असेम्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है ना, ये इसके साथ असेम्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। तो यहाँ पे फिल कर लेंगे ऑफ को, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर कंडक्ट। डैट मीन्स कि आपको करना बस ये है कि वर्ड को याद रखना है, और वर्ड के साथ कौन प्रीपोजिशन आता है
उसे याद कर लीजिएगा। ये वो प्रीपोजिशन होते हैं ना, दैट मीन्स, या फिर कह सकते हैं कि ये वो वर्ड होते हैं, वर्ड एक्चुअली ना, ये वो वर्ड है जिनके साथ ये प्रीपोजिशन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। तो इनको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसका और दूसरा कोई तरीका नहीं है। सिंपल सा आप क्या कीजिए, वर्ड को याद रखिए, उसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आता है उसको याद कर लीजिए, सिंपल सी बात है। सेंटेंस नंबर यदि 7 को पढ़ ले तो कह रहा है व्हाट आर यू अफ्रेड, व्हाट आर यू अफ्रेड। अब यहाँ पे जिस वर्ड को याद करने की बातें हैं वो है अफ्रेड की। याद रखिएगा अफ्रेड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑफ का। तो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ। सेंटेंस नंबर 8 को पढ़ ले तो कह रहा है आई प्रे डैश गॉड एवरी डे। अब यहाँ पे जो याद रखने वाली बात है वो है ये है कि प्रे, प्रे किसको याद रखिएगा, प्रे, और प्रे के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है टू का। तो लिख लेंगे, सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे। एक्चुअली लिख तो लिए ही, लिखा तो गया ही, सेंटेंस यहाँ पे फिल प्रीपोजिशन हो गया है टू। अब सेंटेंस कंप्लीट पढ़ लेंगे इसे, आई प्रे टू गॉड एवरी डे, आई प्रे टू गॉड एवरी डे। सेंटेंस नंबर 9 पढ़ ले तो कह रहा है ही इज़ एंग्री, ही इज़ एंग्री, एंग्री डैश मी और फिर डैश माई बिहेवियर। डैट मीन्स कि दो प्रीपोजिशन भरे जाएंगे। तो आपको याद रखना है कि किसी व्यक्ति के साथ यदि आप एंग्री होते हैं तो एंग्री वर्ड याद रखना है एंग्री, और एंग्री किसी पर्सन से, मी कह रहा है, डैट मीन्स कि कोई पर्सन होगा ना। फिर ये जो मी होता है, मी तो प्रोनाउन है, और प्रोनाउन तो किसी क्या करते हैं, किसी पर्सन के लिए यूज़ किया जाता है नहीं। तो किसी पर्सन के लिए जब प्रोनाउन यहाँ पे ये यूज़ है मी तो पर्सन के लिए होते हैं ना, इट तो है नहीं। इट कहने के लिए आप कह सकते थे कि नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, लेकिन ये तो पर्सन है। तो पर्सन से जब आप एंग्री है तो क्या करेंगे, प्रीपोजिशन विथ यूज़ कर लेंगे और सेंटेंस हो जाएगा ही इज़ एंग्री विद मी। और बिहेवियर पे एंग्री है तो लिख लेंगे एक्ट। ठीक है, एंग्री किसी व्यक्ति से हो गए तो विथ, और किस बात पे एंग्री है तो उसकी बिहेवियर पे, तो वहाँ पे लिख लेंगे एट, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा ही इज़ एंग्री विथ मी एट माई बिहेवियर। ठीक है, इस तरीके से आप इस प्रीपोजिशन को भर लीजिएगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 10। तो आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 10 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 10 पढ़े तो कह रहा है शी इज़ टायर्ड डैश वर्क। अब यहाँ पे जो वर्ड याद रखने वाली है वो है ये टायर्ड। याद रखिएगा कि टायर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है ऑफ। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा शी इज़ टायर्ड ऑफ वर्क। अगला है सेंटेंस नंबर 11 पढ़ ले तो कह रहा है आई एम ट्रू डैश माई वर्ड। अब यहाँ पे जो आपको याद रखने वाली बात है वो ये कि इस ट्रू को याद रखिएगा, ट्रू, और ट्रू के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू का ही, ट्रू और टू, प्रीपोजिशन ट्रू के साथ टू, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई एम ट्रू टू माई वर्ड, आई एम ट्रू टू माई वर्ड। सेंटेंस नंबर 12 पढ़े तो कह रहे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी डैश दिस। ये तो पता होगा आप लोगों को, तो याद सिंपल सा यहाँ पे आपको रखना है कि सॉरी, और सॉरी के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फॉर, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई एम सॉरी फॉर दिस। ये तो कई बार आप सुन भी चुके होंगे, ये तो अच्छे से पता होगा। नहीं, सॉरी के साथ प्रीपोजिशन फॉर का यूज़ कर लीजिएगा। नहीं, आई एम सॉरी फॉर दिस। सेंटेंस नंबर यदि 13 पढ़ ले तो कह रहा है वाई इज सी क्लोज डैश यू, वाई इज सी क्लोज डैश यू। यहाँ पे जो याद रखने वाली वर्ड है वो है कि क्लोज को याद रखिएगा, और क्लोज के साथ जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा टू का। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले तो कह रहा है प्लीज लिसन डैश मी। अब यहाँ पे जो वर्ड याद रखने वाली है वो है लिसन। लिसन के साथ तो पता होगा लिसन टू, क्या कहते हैं, लिसन टू मी। तो यहाँ पे हो गया प्लीज लिसन टू मी। लिसन के साथ प्रीपोजिशन टू का यूज कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़िए। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़े तो कह रहा है शी इज ऑब्लिग्ड, शी इज ऑब्लिग्ड डैश यू फॉर योर हेल्प। तो आपको याद रखना है कि इस ऑब्लिग्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यहाँ पे यूज होगा वो यूज हो जाएगा टू। सेंटेंस नंबर 16 को पढ़ ले तो कह रहा है आर यू श्योर डैश योर सक्सेस, आर यू श्योर। इस श्योर के साथ जो प्रीपोजिशन यूज़ किया जाता है वो हो जाता है ऑफ,
आर यू श्योर ऑफ, क्या कहेंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आर यू श्योर ऑफ योर सक्सेस। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा है द रिच मैन रन्स डैश मनी। यहाँ पे प्रीपोजिशन आपको याद रखना है कि इस रन्स के साथ प्रीपोजिशन आता है आफ्टर। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द रिच मैन रन्स आफ्टर मनी। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है ही हैज़ अप्लाइड डैश द प्रिंसिपल डैश लिव। अब अप्लाई यदि किसी पर्सन से किया गया, अप्लाई, ये अप्लाइड लिखा हुआ है, अप्लाई या अप्लाइड वर्ब चेंज कर दिया गया है, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई या अप्लाइड। तो अप्लाई यदि किसी पर्सन से किया गया हो तो क्या यूज़ कीजिएगा, तो यूज़ कीजिएगा टू, लिख लेंगे ही हैज़ अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, और किस लिए, तो फॉर, तो छुट्टी के लिए अप्लाइड किया तो फॉर लगा लेंगे। ही हैज़ अप्लाइड, अप्लाइड किसी व्यक्ति से किया गया तो टू, और किस लिए किया गया, छुट्टी के लिए, लीव लिखा हुआ है ना, लीव, तो उसके लिए लिख लेंगे फॉर। तो याद रखने वाली बात यह है कि अप्लाइड विथ पर्सन तो टू, और अप्लाइड फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए तो फॉर, अप्लाई फॉर समथिंग किसी चीज़ के लिए तो फॉर, और पर्सन से तो टू। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है दिस कार बिलोंग्स डैश माई अंकल। ये तो बिलोंग्स वाला भी आपको पता होगा कि बिलोंग्स के साथ जो प्रीपोजिशन आता है वो आता है टू। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा दिस कार बिलोंग्स टू माई अंकल, दिस कार बिलोंग्स टू माई अंकल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन दिस सेंटेंस नंबर 20। फाइनली अब आपके क्वेश्चन पे सेंटेंस नंबर 20 आ चुका है, और बताइए इसमें प्रीपोजिशन क्या भरा जाएगा। तो इसको पढ़ ले तो कह रहा है आई डोंट केयर डैश हर। देखिए इससे पहले वाले एक्सरसाइज में मैंने बताया था कि इस केयर का ना, मैंने वहाँ पे भी बताया था कि केयर नाउन के तौर पे भी यूज़ होते हैं और केयर वर्ब के तौर पे, केयर नाउन और केयर वर्ब। तो यहाँ पे जो केयर है ये है वर्ब के तौर पे यूज़, किसके तौर पे, वर्ब, और जब वर्ब के तौर पे यूज़ होगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन आ जाएगा फॉर। एक्सरसाइज 61 को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये क्लास। देखिए आपके स्क्रीन पे सबसे टॉप पे सबसे ऊपर में डायरेक्शन, पढ़ लीजिए इसके डायरेक्शन को और पता कर लीजिए कि इन खाली स्थानों में क्या भरना है। तो पढ़िए डायरेक्शन को, पढ़े तो कह रहा है फिल अप द ब्लैंक्स, क्या कह रहा है, फिल अप द ब्लैंक्स, कह रहा है खाली स्थानों को भर दीजिए। ये जो है ना खाली स्थान, इसे कह रहा है कि भर दीजिए, और किससे भर दीजिए, तो आगे लिखा हुआ है विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, किससे भर दीजिए, तो आपसे कह रहा है कि प्रीपोजिशन से भर दीजिए, किससे, प्रीपोजिशन, मतलब कि इन खाली स्थानों में क्या भरना है, प्रीपोजिशन भरना है। तो पढ़ लेते हैं सेंटेंस नंबर 1 को। पढ़िए सेंटेंस नंबर 1 पढ़े तो कह रहा है मिस्टर गुप्ता इज ब्लाइंड डैश वन आई। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो भरा जाएगा इस ब्लाइंड के अकॉर्डिंग, क्योंकि वर्ड यहाँ पे क्या है, ब्लाइंड है। और ब्लाइंड के साथ आपको याद रखने के लिए मैं बता दूं कि ब्लाइंड के साथ या तो प्रीपोजिशन ऑफ यूज होता है या फिर टू। ये स्पेशल वर्ड होते हैं, नहीं कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं। तो ब्लाइंड एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ प्रीपोजिशन या तो ऑफ आता है या फिर टू आता है। अब दोनों तो भर नहीं सकते, दोनों में से कोई एक आएगा। तो यहाँ पे जो आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो आ जाएगा ऑफ। अब क्यों आ जाएगा, तो याद रखिएगा कि ब्लाइंड यदि अंधे की वाली बात की जा रही है कि एक आंख से यदि वो अंधा है तो प्रीपोजिशन ऑफ यूज करेंगे। और कभी कभी अंधा का कहने का मीनिंग ये भी होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी, मान लीजिए कि मिस्टर गुप्ते के, मान लेते हैं कि मिस्टर गुप्ता का पुत्र है और वो अपने पुत्र की गलती पे, अपने सन की गलती पे क्या करते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, मतलब कि उनकी गलतियों को वो देखना नहीं चाहते हैं। नहीं, गलती तो है लेकिन फिर भी वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, तो वहां पे जो सेंस ब्लाइंड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा टू। तो एक साथ प्रीपोजिशन यूज होगा ब्लाइंड के साथ ऑफ और एक ब्लाइंड के साथ टू। लेकिन आंख वाली जब बातें होंगी तो ब्लाइंड ऑफ, और किसी की फॉल्ट, क्या कहेंगे, फॉल्ट की बातें जब होंगी, गलती नहीं, और उस वक्त ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन यूज करना होगा तो यूज कीजिएगा टू, और आंख वाली बातें होंगी तो प्रीपोजिशन ऑफ। ठीक है, ये बातें याद रखना है। सेंटेंस नंबर 2 को पढ़ ले तो कह रहा है कैन मैन लिव डैश ग्रास, कैन मैन लिव ग्रास। अब देखिए लिव के साथ जो है ना, इस लिव, इसके साथ प्रीपोजिशन इन भी यूज होता है, एट भी यूज होगा और ऑन भी, लेकिन यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएंगे वो आ जाएगा ऑन। ठीक है, अब समझ लीजिए कि लिव के साथ मैंने क्या क्या कहा, इन,
तो इन जो यूज होता है ना, ये होता है कि जब रहने की बातें हो, और रहने में भी बड़े शहर बड़े जगहों पे रहने की बात जब होगी। लिव का हिंदी क्या होता है? रहना। तो रहने में यदि बड़े जगह की बात की जा रही हो तो इन यूज करते हैं। छोटे जगह की बात की जाएगी रहने में ही तो एट यूज कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है ना, इस सेंटेंस नंबर 2 में जो लिखा हुआ है कैन मैन लिव ग्रास, ये है जीवित रहने की बात की जा रही है। ठीक है, तो घास पे जीवित, तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आएगा वो आ जाएगा ऑन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑन, लिव ऑन। ठीक है, सेंटेंस नंबर यदि 3 को पढ़े तो कह रहा है आई एम नॉट इंटरेस्टेड डैश म्यूजिक। अब आपको याद रखना सिंपल सा ये है कि इस इंटरेस्टेड वर्ड के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है इन। क्या यूज किया जाता है? इन। सेंटेंस नंबर यदि 4 पढ़े तो कह रहा है यू शुड गिव डैश स्मोकिंग। अब आपको याद रखना है कि एक वर्ड होता है गिव अप, जो कि यहाँ पे सिर्फ गिव तो लिखा हुआ है और इसके साथ एक और जोड़ दिया जाएगा अप, और इसका कंप्लीट मीनिंग होता है गिव अप का मीनिंग हो जाता है छोड़ना। गिव अप मीन्स छोड़ना। तो इसलिए यहाँ पे जो मीनिंग आ गया वो आ गया, प्रीपोजिशन आ जाएगा गिव के साथ अप का। किसका? अप का। और गिव अप मतलब हो जाएगा छोड़ना। तो कह रहा है यू शुड गिव अप स्मोकिंग, कि तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 5। देखिए अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 5 से लेकर 9 तक पढ़ लीजिए। सेंटेंस नंबर 5 को पढ़े तो कह रहा है लुक डैश द ब्लैक बोर्ड। अब आपको याद यहाँ पे बस सिंपल सा ये रखना है कि ये जो लुक है ना, इस लुक के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाता है एट। तो यहाँ पे हो जाएगा लुक एट द ब्लैक बोर्ड। सेंटेंस नंबर 6 को पढ़े तो कह रहा है आई बाउट दिस हैट डैश 10 रुपीज। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो हो जाएगा फॉर, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई बाउट दिस हैट फॉर 10 रुपीज। कि इसका हिंदी क्या कहिएगा कि मैंने यह हैट 10 रुपये में खरीदा। आई बाउट दिस हैट फॉर 10 रुपीज। तो दाम बताने के लिए भी क्या करते हैं? प्रीपोजिशन फॉर का यूज कर लेते हैं। सेंटेंस नंबर 7 पढ़े तो कह रहा है आई विल गो। आई विल गो, कहाँ जाना है? पटना। तो गो के साथ तो हो जाएगा प्रीपोजिशन टू, तो लिख लेंगे आई विल गो टू। आई विल गो टू पटना। आप किससे जाइएगा? तो कार से, तो लिख लेंगे बाई। और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा आई विल गो टू पटना। आई विल गो टू पटना बाय कार। सेंटेंस नंबर 8 पढ़े तो कह रहा है वेट। तो याद रखिएगा कि वेट के साथ जो प्रीपोजिशन यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है फॉर, और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा वेट फॉर मी। और आगे लिखा हुआ है डोंट गो डैश मी, और यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा टू। लेकिन मुझे ये सेंटेंस थोड़ा सा अटपटा सा लगा। डोंट गो टू मी, ये मुझे समझ से बाहर लगा, क्योंकि मेरे हिसाब से यहाँ होना चाहिए था, ये तो ठीक है वेट फॉर मी, लेकिन इसके बाद होना चाहिए था डोंट कम विद मी। कम आना चाहिए था, इस गो के जगह पे क्या होना चाहिए था? कम। नहीं, किसी व्यक्ति को आप कहते हैं कि वेट फॉर मी, कि मेरा इंतजार करना, डोंट कम विद मी, कि मेरे साथ मत आओ। मतलब बाहर पे कहीं किसी जगह पे आप उसको रोक बैठा देते हैं और कहते हैं कि रुक जाओ, यहीं पे मेरा इंतजार करना और मेरे साथ मत आना। तो इस तरीके का सेंस होता है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि वेट फॉर मी और डोंट गो टू मी, कुछ मीनिंग क्लियर हो रहा है क्या? थोड़ा अटपटा है। खैर कोई नहीं, सेंटेंस था डोंट गो तो मैंने लगा दिया टू, प्रीपोजिशन यूज कर लीजिएगा टू। सेंटेंस नंबर यदि 9 पढ़े तो कह रहा है मे आई पे डैश चेक। यहाँ पे जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो भरा जाएगा बाई। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा मे आई पे बाई चेक। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 10। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 10 से लेकर 14 तक। सेंटेंस नंबर 10 को पढ़े तो कह रहा है द फैक्ट इज नॉन डैश टू मी। द फैक्ट इज नॉन डैश टू मी। इसमें जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो भरा जाएगा टू। सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द फैक्ट इज नॉन टू मी। सेंटेंस नंबर 11 पढ़े तो कह रहा है इट इज नाउ 6 मिनट्स डैश 10। यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन आ जाएगा टू और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इट इज नाउ 6 मिनट्स टू 10। ठीक है, 6 बजने को है। ठीक है, टाइम बताने में क्या करते हैं? प्रीपोजिशन टू का यूज कर लेते हैं।
द ट्रेन इज 12 नंबर सेंटेंस कह रहा है द ट्रेन इज डैश टू स्टार्ट। अब यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा अबाउट और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। ये ट्रेन क्या है, खुलने वाली है। ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट मतलब कि ट्रेन खुलने वाली है। मतलब कि इस ये जो प्रीपोजिशन यूज किया गया है ना अबाउट, अबाउट मतलब किसके लिए यूज किया जाता है, होने के लिए भी, मतलब कि कुछ होने वाला हो ना उसके लिए भी क्या करते हैं, प्रीपोजिशन अबाउट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो मीनिंग दे रहा है किसका, होने को। दैट मीन्स कि ट्रेन खुलने को है, इसे लिखा गया द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, कि ट्रेन खुलने को है या ट्रेन खुलने वाली है, ये कह सकते हैं। सेंटेंस नंबर 13 पढ़ ले तो कह रहे हैं नो वन राइट्स टू मी डैश यू। यहाँ पे फिर से प्रीपोजिशन आ जाएगा अबाउट और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा नो वन राइट्स टू मी अबाउट यू। सेंटेंस नंबर 14 पढ़ ले तो कह रहा है व्हाट कैन आई डू डैश यू। यहाँ पे बड़ा सिंपल सा प्रीपोजिशन आ जाएगा, वो आ जाएगा फॉर और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ये तो आप कई बार बोलते भी होंगे लोगों को, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। ये हो गया यहाँ पे प्रीपोजिशन आपने भर लिया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाए। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 15। अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 15 से लेकर 19 तक पढ़िए। सेंटेंस नंबर 15 को पढ़ ले तो कह रहा है ही स्पोक डैश मी डैश द इवनिंग। तो फर्स्ट में तो आ जाएगा प्रीपोजिशन स्पोक टू, ही स्पोक टू मी और कब, तो कह रहा है इवनिंग, तो लिख लेंगे इन द इवनिंग। ही स्पोक टू मी इन द इवनिंग। ठीक है, तो इवनिंग के साथ याद रखना है कि आपको प्रीपोजिशन क्या यूज करना होता है, इन। सेंटेंस नंबर 16 पर है तो कह रहा है ही वॉज ब्लाइंड डैश बर्थ। अब यहाँ पे जो ब्लाइंड के साथ प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा फ्रॉम। ठीक है, ये जन्म से अंधे वाली बात की जा रही है। ही वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ मतलब कि जन्म से ही अंधा है। ठीक है, कोई एक आंख से बाद में अंधा नहीं हो गया, एक आंख दो आंख से वाली बात ही नहीं हो रही है, जन्म से ही अंधा है। तो जन्म से अंधा है, डेट मीन्स की मीनिंग यहाँ पे किसका चाहिए था, से वाला। तो से जो मीनिंग होता है वो होता है किसका, फ्रॉम का। इसलिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन भरा जाएगा वो हो जाएगा ब्लाइंड फ्रॉम। ठीक है, ब्लाइंड फ्रॉम। सेंटेंस नंबर 17 पढ़ ले तो कह रहा था ट्रेन स्टार्ट्स डैश पटना एंड गोज डैश न्यू दिल्ली। फर्स्ट नंबर में तो हो जाएगा प्रीपोजिशन फ्रॉम, द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना। कहते हैं ना फ्रॉम का यूज एक और होता है कि फ्रॉम कि एक स्थान से दूसरे स्थान का बोध कराता है। फ्रॉम क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान। तो ट्रेन स्टार्ट्स कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो पटना से। दैट मीन्स कि पटना से तो निकल गया ट्रेन, नहीं पटना से स्टार्ट हो गई तो एक स्थान, दैट मीन्स कि पटना को उसने छोड़ दिया। अब कहाँ जा रही है, तो गोज, तो गोज गो या गोज बात एक ही है। तो गो के साथ मैंने कहा प्रीपोजिशन टू, तो यहाँ पे लिख लेंगे गोज टू। कहाँ जा रही है, न्यू दिल्ली। तो स्थान छोड़ने के लिए प्रीपोजिशन फ्रॉम और जा कहाँ रही है, न्यू दिल्ली, तो प्रीपोजिशन टू। द ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पटना एंड गोज टू न्यू दिल्ली। सेंटेंस नंबर 18 पढ़ ले तो कह रहा है आई एम थैंकफुल डैश योर हेल्प। ये भी सेंटेंस कई बार आप सुन चुके होंगे। फर्स्ट में तो आ जाएगा प्रीपोजिशन टू, आई एम थैंकफुल टू यू डैश योर हेल्प, तो लिख लेंगे फॉर योर हेल्प। मैं आपका बहुत धन्यवाद हूँ, किसके लिए, आपकी मदद के लिए। ठीक है, आई एम थैंकफुल टू यू, तो थैंकफुल के साथ तो प्रीपोजिशन टू और आपकी हेल्प के लिए तो प्रीपोजिशन फॉर, के लिए। यहाँ पे मीनिंग फॉर क्या दे रहा है, के लिए। ठीक है, यहाँ पे फॉर ये कोई दाम नहीं बता रहा है, फॉर यहाँ पे है, इसका मीनिंग देगा फॉर मतलब यहाँ पे है के लिए, आपकी मदद के लिए, आपका धन्यवाद। आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर हेल्प। सेंटेंस नंबर 19 पढ़ ले तो कह रहा है द वेजिटेबल्स वर कट। वेजिटेबल्स को कट किया गया, किसके द्वारा, लिखा हुआ है मदर। डैट मीन्स की प्रीपोजिशन यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट में तो बाई, क्योंकि कोई चीज़ किया गया हो किसी पर्सन के द्वारा तो बाई। ठीक है, और पर्सन तो किया लेकिन उस काम को करने में मदद किसकी ली गई, तो नाइफ की, तो प्रीपोजिशन विथ, प्रीपोजिशन
विथ। वेजिटेबल्स को काटा गया, काटा तो जरूर है कि मदर के जरिए कहा गया, लेकिन किसकी सहायता से, तो नाइफ। दैट मीन्स कि एक इंस्ट्रूमेंट या टूल कह सकते हैं, एक टूल का यूज किया गया, तो इसके साथ प्रीपोजिशन विथ, और किसी पर्सन के लिए प्रीपोजिशन बाय। तो पर्सन के साथ बाय और टूल के साथ प्रीपोजिशन विथ। सो नाउ लेट्स मूव ऑन द सेंटेंस नंबर 20। फाइनली अब आपके स्क्रीन पे सेंटेंस नंबर 20। सेंटेंस नंबर 20 पढ़े तो आई एम इंटरेस्टेड डैश चेस बट आई एम नॉट गुड डैश इट। तो फर्स्ट में तो इंटरेस्टेड के साथ बड़ा सिंपल सा है, इन आ जाएगा, क्योंकि मैं पीछे ही बता चुका हूँ इंटरेस्टेड इन। तो यहाँ तो हो गया आई एम नॉट, आई एम नॉट नहीं बल्कि आई एम इंटरेस्टेड। आई एम इंटरेस्टेड इन चेस बट, कह रहा है कि चेस में तो इंटरेस्टेड है बट आई एम नॉट गुड, गुड नहीं है। तो किस में, तो चेस में है ना, ये जो इट लिखा हुआ है किसको बता रहा है, चेस की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो प्रीपोजिशन आ जाएगा वो आ जाएगा एट। ठीक है, तो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, आई एम इंटरेस्टेड इन चेस बट आई एम नॉट गुड एट इट। ये हो गया प्रीपोजिशन का एक्सरसाइज। यहाँ पे प्रीपोजिशन का जो एक्सरसाइज था वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। आपको बातें समझ में आ गई होंगी। यदि बातें समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इस तरीके का वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उस वीडियो को देख पाएँ। साथ ही साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कर दें।